नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। मास्टर क्लास से इतर आज एक दूसरे विषय पे वीडियो लेके आया हूं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन कुछ जरूरत ऐसी महसूस हुई कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। हाँ, इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे एक भय हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे संदेश से आप मायूस ना हो जाएं। बिल्कुल मत होइएगा, मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूं, मायूसी की नहीं। आप जानते हैं निवेश में सबसे जरूरी क्या होता है? धैर्य। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा धैर्य जवाब देने लगा है। अगस्त महीना खत्म होते होते हमें 2 साल पूरे हो जाएंगे हमारे निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस का, और इसका प्रभाव हमारे नंबर्स पर झलकने लगा है। अब जानते हैं मेरे लिए सबसे घोर आश्चर्य की बात क्या थी? अमूमन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब भी बाजार से डर लगता है, बाजार से भय लगता है, तो जो रिटेल है वो पहले घबराता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो खास है, जो एचआरआई है, जो प्रमोटर है, वो बाजार से निकलता रहा पिछले 2 सालों में, पर रिटेल निवेश करता रहा। महीने दर महीने हमारे एसआईपीज के नंबर बढ़ते रहे, और ये मेरे लिए घोर आश्चर्य की बात थी कि हिंदुस्तान के रिटेल निवेशक के अंदर बाजार को लेके इतना आशावाद क्यों है। बहरहाल इसका एक कारण ये हो सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, पर कभी कभी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बाजार को वो मजबूती प्रदान नहीं करती है जिसकी हम अपेक्षाएं करते हैं। तो सवाल उठता है कि मुझे वीडियो बनाने की इच्छा क्यों हुई? मैं एफआईएस के आंकड़े देख रहा था तो एक अद्भुत बात मैंने देखी। शने शने एफआईएस की बिकवाली कम हो रही है। अगस्त महीने के मध्यकाल में आते आते तो शून्य के करीब हो गई है, और कुछ दिन मैंने एफआईएस को पॉजिटिव बाइंग करते हुए देखा है। तो ये कितनी खुशी की बात है। पर घोर आश्चर्य की बात बताऊं, एक तरफ जहां एफआईआई की बिकवाली कम हो रही है, वहां पर डीआईआई की खरीद भी तो कम हो रही है। अब ये अजीब सी बात है। आपके सामने चार्ट है, जरूर देखिएगा। अगर एफआईआईज ने बिकवाली कम की है तो डीआईआईज ने खरीद भी कम की है। ये खरीद कम क्यों हो रही है? मैंने आंकड़े को और गहराई से देखा तो क्या देखा कि एसआईपीज के अंदर आमदनी नहीं, एसआईपीज का कंट्रीब्यूशन तो कम नहीं हुआ है, 31,000 के आसपास बना हुआ है, पर बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। लेकिन एक घोर आश्चर्य की बात कहता हूं, जो लोग पैसा निकालते हैं, जिसको आप रीपर्चेस कहते हैं, रिडम्पशंस कहते हैं, वो बढ़ गए हैं। जो 25 से 30,000 करोड़ रुपया महीना के आसपास हुआ करते थे, वो 40-45,000 करोड़ रुपया महीना के आसपास पहुंच गए हैं। अब अगर एसआईपीज नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता कि म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लोज नेगेटिव हो गए हैं। वो तो एसआईपीज हर महीने आ रही हैं, अनुशासित रूप से आ रही हैं, डिसिप्लिन वे से आ रही हैं, इसलिए हमें अभी भी म्यूचुअल फंड्स में पॉजिटिव इनफ्लोज नजर आते हैं। पर अगर आप एसआईपीज के इंस्टॉलमेंट्स को हटा दें तो आपके इनफ्लोज नेगेटिव हो गए हैं। इसका मतलब लमसम पैसा आ नहीं रहा है, लमसम पैसा जा रहा है। तो यही चीज देखकर मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार भारतीय रिटेल भी इंतजार करते करते क्या थक गया है, क्या धैर्य जवाब देने लगा है। मुझे नहीं मालूम आने वाले 3-4 महीनों में हमारा रिटेल निवेशक किस तरह का व्यवहार करेगा। मुझे एक और अच्छी बात आपको बताता हूं, क्योंकि 2 साल से अंडर परफॉर्मेंस है तो बेस इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा ट्रेलिंग रिटर्न में सुधार नजर आएगा। पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ये इंडिफरेंस है, ये जो हमारा हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, ये जो हम बाजार के प्रति उदासीन हो रहे हैं, ये बाजार जो रेंज बाउंड हो रहा है, इस बाजार में जहां पैसा आने में ठहराव हो रहा है, इस बाजार में जहां पैसा निकालने लगे हैं, इस बाजार में जहां डीआईआईज भी खरीदारी कम करने लगे हैं, इसका हमारे बाजार पर प्रभाव क्या पड़ेगा? और विदेशी जिसने बेचना छोड़ दिया है, क्या वह पुनः लौट के हिंदुस्तान आएगा? यही वो जरूरी बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। तो आइए, मैं हमेशा अमेरिका की बात करता हूं क्योंकि अमेरिका ही तो एफआईएस को प्रभावित करता है। एफआईएस हमसे निकल के अमेरिका के पास ही तो गए हैं, तो हमें वहां समझना होगा कि थोड़ा वहां पर क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात उसी के समझ में आएगी जो मेरे पहले के वीडियोस देखते रहे हैं। जब भी मैंने अमेरिका के बारे में बात की है, अमेरिका में एक महान संकट है। और संकट क्या है कि वहां के देश के, वहां की सरकार, वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिसको आप केंद्र सरकार कह सकते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उनका घाटा लगातार बढ़ रहा है। और जब सरकार का बजटीय घाटा बढ़ता है तो उसको नया उधार लेना पड़ता है। दूसरी तरफ वहां पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और ब्याज दरें बढ़ने की वजह से जो वो उधार पहले ले चुके हैं उसके ऊपर ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो एक तरफ ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उधार ज्यादा लेना पड़ रहा है। अमेरिका का जो डेट है वो $40 ट्रिलियन पार कर गया है। और मैंने आपसे कहा था यह बेहद चुनौतीपूर्ण है, पर अमेरिका तो जबरदस्त राष्ट्र है ना दोस्तों। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, समर्थ को ना दोष को साईं। जो समर्थ है उसके पास उतनी
चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य भी तो होता है। तो अमेरिका ने क्या किया है, यही बात थोड़ा विस्तार से मैं आपके साथ करना चाहता हूं। गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं हिंदुस्तान के बाजार और अमेरिका के बाजारों को थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस चार्ट को देखने में जो सबसे जरूरी बात आपको समझनी है वो एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि अगर आपके घर में रोजगार हो रहा है, आपके घर में कमाई हो रही है, तो क्या आप घर छोड़ के विदेश जाएंगे? बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूर दराज काम करने जाते हैं क्योंकि वहां आमदनी ज्यादा है, पर बच्चे को वही आमदनी अपने शहर में माता पिता के साथ रह के मिले तो क्या वो माता पिता को छोड़ के जाएगा? हरगिज नहीं। हमें अपना देश प्यारा होता है, हमें अपना राष्ट्र प्यारा होता है, हमें अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है, हम सभी वहीं रह के काम करना चाहते हैं। और कभी कभी जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, दुनिया में अन्यत्र अपॉर्चुनिटी जो है उनका लाभ उठाना चाहते हैं, अपने व्यापार का विस्तार चाहते हैं, तो आप अपनी जगह को छोड़ के विदेश भी जाते हैं। जी हाँ, इसलिए एक अमेरिकी निवेशक एक एफआईआई हिंदुस्तान में निवेश करता है, और पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान के बाजार ने अमेरिका के बाजार से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे पिछले एक साल का रिटर्न निफ्टी का 2.3% के आसपास है और अमेरिका का 18% के आसपास है। मुझे एक बात की खुशी थी, और खुशी ये थी कि 2 साल के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अमेरिका के बाजार के मुकाबले हिंदुस्तान का बाजार सस्ता हो गया है, और इस वजह से मुझे लगा था कि एफआई लौट के आएगा। पर अब मुझे भय है कि एफआई जल्दी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि एक घोर आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं। हमारा बाजार $5 ट्रिलियन का है, अमेरिका का बाजार $70 ट्रिलियन का है, पर $70 ट्रिलियन के इंडेक्स S&P 500 का, आप जानते हैं पिछली तिमाही का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है? वापस बोलता हूं, गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं ना, बेस छोटा होता है तो नंबर ज्यादा आते हैं, और बेस बड़ा होता है तो नंबर कम आते हैं। हरगिज नहीं। अमेरिका का बाजार $70 ट्रिलियन का बाजार है, हमारा बाजार $5 ट्रिलियन का बाजार है, पर $5 ट्रिलियन के इस बाजार के निफ्टी 500 का इस साल का Q1 के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मात्र 7.5% है। पर S&P का, सांस थाम के सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको आश्चर्य होने वाला है, आप यकीन नहीं करने वाले हैं, वो 23% से ऊपर है। बताइए, एक बाजार अगर 23% की प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है तो कोई अपने देश को छोड़ के हमारे देश में क्यों आएगा, जहां पर 7.5% की प्रॉफिट ग्रोथ इस तिमाही में हुई है। और यही वो बात है जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था। मैंने एक भविष्यवाणी की थी, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे। भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता हूं, एक आकलन किया था 2 या 3 महीने पहले। मैंने आपसे कहा था कि ईरान का युद्ध हमारे लिए शुभ संदेश लेके आएगा, ईरान का युद्ध हिंदुस्तान में महंगाई लेके आएगा, ईरान का युद्ध हिंदुस्तान के लिए बढ़ती हुई रेवेन्यू ग्रोथ लेके आएगा, ईरान का युद्ध हमारी कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लेते आएगा। ये हुआ है, यही अच्छी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। निफ्टी 500 और निफ्टी 500 को अगर मैं देखता हूं इस तिमाही के अंदर, आप जानते हैं कितना हुआ है? रेवेन्यू ग्रोथ 18.5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। जी हाँ, कंपनियों ने चीजों के दाम बढ़ाए हैं और इस वजह से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। तो मेरी बात आधी तो सच हो रही है, और हमारे बीच की ब्याज दरों का और हमारे बीच के जो ब्याज दरें और महंगाई, उनके बीच का अंतर कम हुआ है, और यह हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को आने वाले समय में लाभ प्रदान करेगा। पर हम तो यहाँ पर तुलना कर रहे हैं ना, तो पहली तुलना तो मैंने ये की है कि हमारे ट्रेलिंग प्रॉफिट्स के साथ क्या हो रहा है। अब दूसरा बड़ी और जरूरी तुलना मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये बात उसी के समझ में आएगी जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा है कि इक्विटीज के दाम बॉन्ड्स तय करते हैं। अगर आपको बॉन्ड समझ में नहीं आया तो इक्विटीज के भाव समझ में नहीं आएंगे। आइए एक और तस्वीर देखते हैं, और ये तस्वीर क्या कहती है, ये मैं फैक्ट शीट से लेके आया हूं। निफ्टी 500 का फैक्ट शीट से देखा है मैंने, और S&P 500 के फैक्ट शीट से मैंने देखा है। मैंने क्या देखा है, जो ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन है अमेरिका का वो 25 है, पी वैल्यूएशन 25 है, और इंडिया का 23 है एज ऑन जुलाई 31। आप और मैं खुश हो जाएंगे, हिंदुस्तान का बाजार सस्ता है। हरगिज नहीं दोस्तों, हमारी दृष्टि में आप सस्ता कह सकते हैं, उनकी दृष्टि में सस्ता नहीं है। विदेशी किस दृष्टि से हमारे बाजार को देखेगा, 2 चीजें देखिएगा। पहले तो वो ये देखेगा कि वो करेंसी रिस्क लेता है,
तो हमारी करेंसी 8% कमजोर हुई है। तो हमारे लिए रिटर्न जो 2.35% है उसके लिए -6% है। तो हिंदुस्तान का रिटर्न उसके लिए -6% है और अमेरिका का रिटर्न उसके लिए 23% है। तो देखिए रिटर्न्स का कितना फर्क हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, उसका पी वैल्यूएशन 25 है, हमारा पी वैल्यूएशन 23 है। पी वैल्यूएशन हम कैसे निकालते हैं? पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जब आप इंडेक्स को ईपीएस से भाग देते हैं तो आपका पी वैल्यूएशन निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर निफ्टी 24,000 के आसपास है और आपका पी वैल्यूएशन 23 के आसपास है, 24,000 को अगर 23 से भाग देंगे तो वो निफ्टी का 11,500 11,500 के आसपास आपका ईपीएस आएगा। अब इस ईपीएस को, अगर इस ईपीएस को आप भाग देंगे सेंसेक्स से, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी यील्ड। इक्विटी यील्ड इसका एक तरीका और है 1 डिवाइडेड बाय पी वैल्यूएशन। तो हमारा पी वैल्यूएशन 23 है। मतलब क्या है कि हम 23 का भाव देके 1 रुपया कमाते हैं। 23 का भाव देके 1 रुपया कमाते हैं और अमेरिका में 25 का भाव देके 1 रुपया कमाते हैं। तो इंडिया की यील्ड क्या हुई? 1/23 और अमेरिका की यील्ड क्या हुई? 1/25 के आसपास। अब ये आंकड़ा क्या आता है? आइए इस आंकड़े को हम जरा देखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आप 23 रुपया देके 1 रुपया कमाते हैं, अमेरिका में आप 25 रुपया देके 1 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जो इक्विटी यील्ड है वो 4.33% है। अगर आप इक्विटी खरीदते हैं और यही जो पी वैल्यू, जो ईपीएस है, ये पूरा का पूरा आपको डिविडेंड दे दिया जाता है। अगर सारी कंपनीज अपनी ईपीएस को डिविडेंड के रूप में आपको दे देती है तो आप 23 रुपया देके 1 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर इक्विटी से आप 4.33% पैसा कमाते हैं। अमेरिका की सारी कंपनियां जितना ईपीएस कमाती है पूरा का पूरा अगर डिविडेंड में वितरित कर देती है तो वहां पर आप 25 रुपया देके 1 रुपया कमाते हैं, तो उनकी यील्ड हो गई 4.01%। अब 4.33% इज मोर देन 4.01%। आप अपनी कुर्सी पर उछल पड़ेंगे और आप कहेंगे हिंदुस्तान की कंपनियां अमेरिका की कंपनियां से ज्यादा कमा के देती है। हमारा यील्ड 4.33% है और अमेरिका का यील्ड 4.01% है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं, मेरा पुराना वीडियो याद कीजिएगा, हम कैसे तय करते हैं कि हमें कहां पर काम करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से तय करते हैं। याद आया आपको उदाहरण? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई अगर कर्मचारी 20,000 रुपया महीना पे काम कर रहा है, वो नौकरी तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको 25,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो जब आप इक्विटीज में आते हैं ना, तो पैसा बॉन्ड से निकाल के इक्विटीज में आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हिंदुस्तान के अंदर जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो हिंदुस्तान का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.76% है। तो हिंदुस्तान के अंदर आप बॉन्ड के अंदर 6.76% का लाभ छोड़ के आते हैं और इक्विटीज आपको 4.33% का लाभ देती है। अमेरिका के अंदर 10 ईयर का बॉन्ड डील 4.7% के आसपास है। अमेरिका का नागरिक 4.7% का बॉन्ड यील्ड छोड़ता है तो उसको 4.01% का इक्विटी यील्ड मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान का बाजार कम से कम 2.5% से 2.25% का त्याग करना पड़ता है आपको इक्विटी का रिस्क लेने के लिए, और अमेरिका में इक्विटी का रिस्क लेने के लिए केवल 59 पैसे का त्याग करना पड़ता है। बात समझ में आई? 2.5% का त्याग करके इक्विटी का रिस्क आपको हिंदुस्तान में मिलता है। अमेरिका में उसी इक्विटी का रिस्क आपको 0.69% पे मिल जाता है। इसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड इक्विटी यील्ड का कंपैरिजन, EY/BY मेथड बोलते हैं इसको। और ये अमेरिका में क्या दुनिया में सबसे पॉपुलर तरीका है बॉन्ड बाजार और इक्विटी बाजार को देखने का। जब भी इक्विटी यील्ड और बॉन्ड यील्ड आपस में टकरा जाती हैं, कन्वर्ज करती हैं, लगभग बराबर होती है, उसको सस्ता बाजार माना जाता है, महंगा बाजार नहीं माना जाता है। जितना इनके बीच का अंतर ज्यादा होगा उतना इक्विटी बाजार महंगा होगा, जितना इनके बीच का अंतर कम होगा उतना इक्विटी बाजार सस्ता होगा। तो इस दृष्टिकोण से अमेरिका का बाजार सस्ता है। तो अमेरिकी निवेशक एक FII 3 सवाल अपने आप से पूछता है, मेरे ही देश में प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, मेरे ही देश के अंदर बॉन्ड यील्ड और इक्विटी यील्ड का अंतर कम है, मेरा बाजार सस्ता है, और तीसरी बात वो कहता है कि मैं अपने देश पे जब निवेश करता हूं तो करेंसी रिस्क नहीं लेता हूं, हिंदुस्तान में जब निवेश करता हूं तो करेंसी रिस्क लेता हूं। तो वो अपने आप से क्या कहता है, मैं क्यों हिंदुस्तान जाऊं, मेरे को करेंसी रिस्क लेना पड़ेगा, मैं क्यों हिंदुस्तान जाऊं, उनका बाजार मेरे बाजार से महंगा है, मैं क्यों हिंदुस्तान के बाजार में जाऊं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ मेरे प्रॉफिट ग्रोथ से कम है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। ये वो जरूरी बात है दोस्तों जो हमें समझने की कोशिश करनी है। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका के अंदर उधार बहुत ज्यादा है और उस उधार की वजह से वो बात छूट गई। मैं माफी चाहता हूं आपसे। इनफैक्ट ये बात मैं पहले करना चाहता था, मैंने शुरुआत भी की थी, पर कहीं मैं भटक गया, माफी चाहता हूं। लौट के उसी तरफ आता हूं। अमेरिका के अंदर $40 ट्रिलियन का
डेट हो गया है। इस डेट पे उनको ब्याज देना पड़ता है और ब्याज दरें वहां बढ़ रही हैं। 4.7 हो गई है, 2 साल की बॉन्ड यील्ड 4.1% हो गई है। तो अमेरिका के बाजार ने बाजारों को सहारा देने के लिए एक बड़ा काम किया है। वहां की बाजारों को पैसा चाहिए, वहां की फेडरल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, घाटा बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है। जब वो और उधार लेने जाते हैं ना तो ब्याज दरें और बढ़ जाती है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है, वो ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड डील से नहीं लेंगे, वो ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड से नहीं लेंगे, वो ज्यादा पैसा शॉर्ट टर्म बॉन्ड से लेंगे। दोनों का फर्क समझिएगा। जब आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा उठाते हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड का ब्याज बढ़ता है, और जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड का ब्याज बढ़ता है तो एचएनआई इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स, कंपनीज, पेंशन फंड, सॉवरिन फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब हायर बॉन्ड यील्ड के ऊपर पैसा जमा करना चाहती है। यह सारा पैसा ही तो इक्विटी और गोल्ड में भी जाता है। तो पैसा इक्विटी और गोल्ड से निकल के बॉन्ड में चला जाता है, क्योंकि बॉन्ड के जब ब्याज बढ़ते हैं तो बॉन्ड सेफ माना जाता है, ज्यादा पैसा वहां चला जाता है। तो अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक जबरदस्त निर्णय लिया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि मैं रिस्क बाजार में नहीं दूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में रिस्क बढ़ता है। सरकार ने कहा है कि रिस्क मैं उठाऊंगी। और आप जानते हैं उन्होंने रिस्क क्या उठाया है? उन्होंने अपने ज्यादातर बॉन्ड्स, जो नया पैसा उधार ले रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड से लेंगे। उन बॉन्ड से लेंगे जिनकी मियाद 1 साल से कम है, 6 महीने से कम है, 3 महीने से कम है। अब गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दावा करता हूं आपको इंटरनेट पे और कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे और कहीं नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्योंकि अमेरिकी सरकार ने शॉर्ट टर्म बॉन्ड से पैसा उठाने का कोशिश किया है, तो वहां पर और ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स नहीं बढ़ेंगी। और जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स नहीं बढ़ेगी तो बॉन्ड में पैसा ज्यादा नहीं जाएगा, और वो पैसा इक्विटीज में रहेगा, और वो पैसा गोल्ड में भी आ सकता है। और इसीलिए पिछले 15 दिनों से गोल्ड की कीमत बढ़ी है, और अमेरिकी बाजार जहां पर गिरने का डर बढ़ा था वो वापस बढ़ने लगे हैं। आई मेरी बात समझ में? दूसरी और इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। जब वो शॉर्ट टर्म से बाजार से पैसा उठाते हैं तो उन बॉन्ड्स को कौन खरीदता है? 3 महीने के बॉन्ड्स को कौन खरीदता है? 6 महीने के बॉन्ड्स को कौन खरीदता है? इसको बैंक्स खरीदते हैं और मनी मार्केट फंड्स खरीदते हैं। और ये लोग जब खरीदते हैं तो ये पैसा फेडरल रिजर्व से उधार ले सकते हैं। वहां पर 1 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज जो है 3.8 से लेके 4% के आसपास है, और फेडरल रिजर्व बैंकों को 3.5% ब्याज पे पैसा उधार दे सकता है। मतलब एक बैंक अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व से 3.5% पे पैसा उधार ले सकता है, और 3.8, 3.94% पे वही पैसा सरकार को उधार पे दे सकता है। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा है। और इस तरह से वहां पर लिक्विडिटी बढ़ सकती है। यही कारण है कि इतना ज्यादा बढ़ने के बाद भी अमेरिका के बाजार में गिरने के आसार नहीं है। पर इसमें एक अच्छी बात है, इसमें डॉलर कमजोर हो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ रही है, और डॉलर का कमजोर होना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है। तो ये जो पैसा अमेरिका में बन रहा है ना, यकीन मानिए दोस्तों, उसका एक छोटा टुकड़ा हमारे पास जरूर आएगा। भले ही हमारा रिटर्न ज्यादा ना हो तब भी हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि ये लोग धनी लोग हैं, और धनी लोग डाइवर्सिफाई जरूर करते हैं। और जब वो डाइवर्सिफाई करेंगे उसका एक छोटा हिस्सा हमारे पास भी आएगा। मेरा संदेश आपको ये है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए कह रहा हूं, धैर्य रखिएगा। फिगर्स कुछ भी आ रहे हो, नंबर्स कुछ भी आ रहे हो, हाँ आपका इंतजार थोड़ा लंबा होगा, पर ये बाजार आपको मायूस नहीं करेगा। विदेशी पैसा आपके पास जरूर आएगा। अभी बिकवाली कम हुई है, धीरे धीरे आना शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका ने जो निर्णय लिया है उससे वहां लिक्विडिटी बढ़ने वाली है और डॉलर महंगा होने वाला नहीं है। यही आकलन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसीलिए मास्टर क्लास को मैंने रोका और ये वीडियो मैंने आपसे पहले बनाया। आपसे एक इल्तजा करूंगा, अगर आप अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं मास्टर क्लास जरूर देखिएगा। और मैं जानता था कि ज्यादातर लोग मास्टर क्लास नहीं देखेंगे, वहां व्यूअरशिप कम आ रही है, पर फिर भी मैंने बनाया है क्योंकि वो एक अच्छा लॉन्ग टर्म निवेशक आपको बनाने की सारी सामग्री प्रदान करता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपने विचार बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में हो सकता है कि मैंने बहुत गंभीर विषय को छोटा करके बताया हो। अगर आपको लगता है कि इन बातों को और विस्तार से समझना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है शेयर जरूर कीजिएगा, साझा जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने लोगों के साथ जो कि निवेश को समझना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपने ये समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, उनका ज्यादा ध्यान रखिएगा जो आपका ध्यान रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।